जय हिंद बच्चों। हम लोग इस लेक्चर में बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। वो सारे रिएक्शन जो एल्केन्स शो करते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। वो सारे रिएक्शन जो एल्केन शो करते हैं, पहला रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन, तीसरा है आइसोमराइजेशन, चौथा है एरोमेटाइजेशन, पांचवा है रिएक्शन विद स्टीम और छठवां है पायरोलिसिस का रिएक्शन। चलिए एक एक करके हम लोग इन रिएक्शंस को डिटेल करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग इसमें डिटेल करेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है, ऐसा कोई भी स्पीशीज जो न्यूट्रल हो और जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज के रूप में भी अपने आप को शो करता हो। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जो न्यूट्रल हो और जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसमें न्यूट्रल नेचर हो और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे, उसको हम लोग फ्री रेडिकल बुलाते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड है और फ्री रेडिकल बनना है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलिसिस, या एक बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों शेयर्ड पेयर हो, जो इनका एक एक एटम का हो, वो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके वहां से निकल जाएं, और ये बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों एटम इक्वली अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से डिपार्ट करें, यहां से रिलीज हो जाएं, और इस तरह से जो स्पीशीज बनता है उसको हम लोग रेडिकल बुलाते हैं या फ्री रेडिकल बुलाते हैं। तो ये बॉन्ड का ब्रेकेज कहलाता है बच्चों होमोलिसिस। होमोलिसिस, एक बॉन्ड, लिसिस मतलब टूटना और होमो मतलब सेम मैनर में, इक्वल मैनर में। इक्वल मैनर में दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिए और ये बॉन्ड टूट गया, तो दिस बॉन्ड ब्रेकेज इज होमोलिसिस, और इसमें बनने वाली स्पीशीज को हम लोग रेडिकल बोलते हैं। होमोलिसिस की एक डेफिनेट कंडीशन होती है बच्चों, जिसको हम लोग हेल्पर से इन शॉर्ट शो करते हैं। हेल्पर, अगर कोई बॉन्ड हेल्पर की प्रेजेंस में टूटेगा तो वो बॉन्ड होमोलिसिस इन जनरल शो करता है। इस हेल्पर में आपसे कोई पूछे कि भाई H क्या है, तो H होता है हीट। एक्सेस हीट के प्रेजेंस में कोई बॉन्ड अगर टूटेगा तो वो होमोलिटिक मैनर में टूट सकता है, रेडिकल राइज करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी लाइट के प्रेजेंस में, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के प्रेजेंस में, हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के प्रेजेंस में अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो वो होमोलिसिस कराएगा। लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या किसी विशेष किस्म की लाइट के प्रेजेंस में अगर कोई बॉन्ड टूटता है तो ये भी होमोलिसिस होगा। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है परऑक्साइड। कहीं भी कोई भी परऑक्साइड हो, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, परऑक्साइड का मतलब O2 होता है, और O2 के करस्पॉन्डिंग कोई भी परऑक्साइड हो जाए, इन जनरल सबसे जनरल परऑक्साइड होता है H2O2, और भी परऑक्साइड हमको देखने को मिलते हैं। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब कोई बॉन्ड टूटे तो वो होमोलिसिस कराएगा। और रेडिकल, ऑलरेडी एक रेडिकल के प्रेजेंस में अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो भी उस बॉन्ड की होमोलिसिस ही होगी। तो होमोलिसिस की कंडीशन यहां हम लोगों ने देख लिया बच्चों। होमोलिसिस हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड और रेडिकल के प्रेजेंस में होता है। चलिए हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन का जो एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है, उसको पढ़ते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन सबसे फेमस एग्जाम्पल, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन अगर दुनिया का अगर हम ले लें, मीथेन, और मीथेन का रिएक्शन हम लोग करा दें क्लोरीन के साथ, और इस समय बहुत हाई टेम्परेचर देना चाहिए
ताकि रेडिकल प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। या तो हम लाइट दे दें, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट, या तो एरो के ऊपर कोई लाइट लिख देगा बच्चों, या तो एच न्यू लिख देगा। एच न्यू भी फोटोन की एनर्जी को शो करते हुए लाइट को शो करता है। तो मीथेन विद Cl2 एच न्यू के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है। प्रोडक्ट बनता है CH3Cl और साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है HCl। तो ये मीथेन का क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन का एक सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा होगा बच्चों, बहुत सिंपली अगर इसको हम लोग शो करें तो मीथेन का मॉलिक्यूल है और उसके साथ क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन का बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है कि ये होमोलिसिस मैनर में यहां से अलग हो जाएगा। यहां एक क्लोरीन का रेडिकल बनेगा और एक और क्लोरीन का रेडिकल बनेगा। ये क्लोरीन का रेडिकल जब इस मीथेन के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो CH बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि एक रेडिकल के प्रेजेंस में जब एक बॉन्ड टूटेगा, एक रेडिकल के प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेकेज हो, लिसिस हो, तो वो होमोलिसिस होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच का टूट जाएगा इस क्लोरीन रेडिकल के प्रेजेंस में, और एक किस तरह से टूटेगा, होमोलिसिस टूटेगा, और यहाँ कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो क्लोरीन का रेडिकल जो है वो हाइड्रोजन के रेडिकल से जाके कार्बन के रेडिकल से जाके जुड़ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन का रेडिकल रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3Cl, और ये हाइड्रोजन का रेडिकल जो एक्स्ट्रा आया है वो दूसरे वाले क्लोरीन के रेडिकल से कंबाइन करके HCl का बाई प्रोडक्ट बना देगा। तो इस CH3Cl के फॉर्मेशन में, मीथेन से CH3Cl के फॉर्मेशन में हो क्या रहा है, एक रेडिकल, अगर हम लोग कहें मीथेन में एक क्लोरीन का रेडिकल आ रहा है और दूसरे हाइड्रोजन के रेडिकल को यहां से हटा रहा है। तो एक रेडिकल आया, दूसरा रेडिकल निकला, तो एक आना दूसरे का जाना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। और यहां पे बन के तैयार हो गया क्या, CH3Cl। तो ये मिथाइल क्लोराइड जो बन के तैयार हुआ, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई कहे बच्चों, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म कहलाता है। इसको हम यहां से इन सब चीजों को हटा दे रहे हैं और एकदम इसको कंसाइजली अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, एकदम टू दी पॉइंट अगर इसको हम कंसाइजली लिखना चाहें तो हम लिख देंगे बच्चों कि मीथेन के मॉलिक्यूल में जो Cl का रेडिकल, मीथेन के मॉलिक्यूल में बाहर से आया एक Cl का रेडिकल और उसने यहां से हाइड्रोजन के रेडिकल को हटा दिया। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हो गया और हाइड्रोजन का एक रेडिकल जब निकला तो उसकी जगह क्लोरीन का रेडिकल ले लिया और प्रोडक्ट बन गया मिथाइल क्लोराइड। तो एक रेडिकल जा रहा है H का और दूसरा रेडिकल आ रहा है Cl का, इसीलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बुलाते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है बच्चों, ये एकदम एग्जैक्ट एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ रिएक्शन है, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें आपको दोनों साइड में सारे एटम्स एकदम एक जैसे दिखेंगे, सारे एटम्स बैलेंस हैं। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को कराएं, मतलब अगर इस रिएक्शन को ओवरऑल कराया जाए, तो अगर इसका रियल प्रोडक्ट अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे तो मीथेन का रिएक्शन जब क्लोरीन से होता है इन प्रेजेंस ऑफ Hnu अल्ट्रावायलेट लाइट, तो क्लोरीन का रेडिकल मीथेन के बारी बारी से सारे हाइड्रोजन को हटा के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाता है। ये एक प्रकार का चेन रिएक्शन है। रेडिकल के रिएक्शन जनरली चेन रिएक्शन होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता रहता है। तो यहां बच्चों प्रोडक्ट क्या बनता है, पहला अगर हाइड्रोजन अगर क्लोरीन ने हटाया तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज CH3Cl। अभी 3 हाइड्रोजन इसमें और हैं, इसके एक और हाइड्रोजन को हटा दे क्लोरीन, तो सेकेंड प्रोडक्ट इज CH2Cl2। फिर अभी एक बचे हुए 2 हाइड्रोजन में से एक और हाइड्रोजन को हटा दे
तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज CHCl3, और इसके एक और हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन हटा दे तो मेन फाइनल लास्ट प्रोडक्ट इज CCl4। तो मीथेन के क्लोरीनेशन में जब ये रिएक्शन क्लोरीनेशन का मीथेन का होता है बच्चों, तो यहाँ ये देखने में मिलता है कि मीथेन के साथ आपने वेसल में क्लोरीन को बंद किया, और जब आप प्रोडक्ट को देखने के लिए जब वेसल का ओपन किया आपने वेसल को, तो आपको मिथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट मिल गया, डाइक्लोरोमीथेन प्रोडक्ट मिल गया, क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट मिल गया, और उसी वेसल में कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोडक्ट भी मिला। तो मीथेन के क्लोरीनेशन के साथ केवल मिथाइल क्लोराइड, अगर हम सिंपली देखें तो फर्स्ट वाले मैंने केवल मिथाइल क्लोराइड CH3Cl दिखाया है, लेकिन जब रियल में मीथेन का क्लोरीनेशन होता है तो क्लोरीन बारी बारी से सारे हाइड्रोजन ऑफ मीथेन को रिप्लेस करके टोटल 4 प्रोडक्ट बनाता है बच्चों, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। तो इस प्रकार से मीथेन के क्लोरीनेशन में टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, और ये बाकायदे विधिवत एक चेन रिएक्शन होता है। तो इसका डिटेल अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं बच्चों, इसका डिटेल अगर मैकेनिज्म डिस्कस करें, ये मैकेनिज्म आपके स्कूल में पूछा भी जा सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन को पूरा आप एक एक बॉन्ड उसके तोड़ के कैसे कैसे सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं सारा एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप ये कर रहे होते हैं तो आप रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक सबसे पहला स्टेप अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप इसका जो होता है वो चेन के इनिशिएशन का स्टेप है। चेन कैसे बनना शुरू हुई, चेन कैसे इनिशिएट हुई, चेन इनिशिएशन। तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है उससे लाइट का एक रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन आपने दिया है यहाँ पे, वो इससे सबसे पहले टकराता है और क्लोरीन के मॉलिक्यूल का होमोलिसिस, होमोलिटिक ब्रेकेज करा देता है। तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 रेडिकल एज ए प्रोडक्ट बनके तैयार होते हैं। क्लोरीन के 2 रेडिकल एज ए प्रोडक्ट बनके तैयार हुए और यहां से रेडिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो यहीं से चेन इनिशिएट करती है। पहली बार जहां रेडिकल बना है इसी प्रोसेस से चेन जो है बच्चों वो इनिशिएट करता है। इसके बाद जो अगला स्टेप है उस स्टेप में चेन को आगे बढ़ाने का काम होगा और ये रेडिकल जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा। अगला स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप जो है बच्चों, वो है चेन के प्रोपेगेशन की स्टेप। चेन प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट करना मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट इज चेन प्रोपेगेशन। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रेडिकल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वहीं से इसकी चेन प्रोपेगेट करना शुरू कर जाती है। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या है बच्चों, मीथेन के मॉलिक्यूल में, मीथेन के मॉलिक्यूल में ये वन ऑफ द क्लोरीन रेडिकल आके टकराएगा। मीथेन के मॉलिक्यूल में वन ऑफ द क्लोरीन रेडिकल आके टकराएगा। तो मीथेन के मॉलिक्यूल में जब क्लोरीन रेडिकल टकराता है इससे तो कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिसिस कराता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जनरेट होगा एक, अगर हम यही आपको दिखाएं तो एक जनरेट होगा CH3 का रेडिकल और एक जनरेट होगा H का रेडिकल। इस बॉन्ड ब्रेकेज से एक CH3 का रेडिकल जनरेट हुआ, एक H का रेडिकल जनरेट हुआ। अगर H का रेडिकल Cl के रेडिकल से इलेक्ट्रॉन शेयर कर गया तो बन जाएगा यहाँ पे HCl और पीछे छूटेगा CH3 मिथाइल का रेडिकल। तो यहाँ पे इस स्टेप में मिथाइल का रेडिकल बन गया और मिथाइल का रेडिकल जो है बनने के बाद अब इस चेन को आगे प्रोपेगेट करेगा। देखिए क्या होता है, फिर CH3Cl का जो रेडिकल है, CH3 का जो रेडिकल है ये फिर से जाके एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल, वेसल में हजारों लाखों क्लोरीन के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, तो वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल से अगर फिर टकराएगा तो मिथाइल रेडिकल के प्रेजेंस में फिर एक बॉन्ड टूटने जा रहा है। इसका रेडिकल के प्रेजेंस में होमोलिसिस होती है तो क्लोरीन के बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। यहाँ 2 क्लोरीन के रेडिकल जनरेट होंगे, Cl रेडिकल एंड Cl रेडिकल। वन ऑफ द मिथाइल रेडिकल से एक क्लोरीन का रेडिकल मिल जाएगा तो पहला प्रोडक्ट तैयार हो गया बच्चों CH3Cl।
ये रिएक्शन वेसल में पहला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट CH3Cl तैयार हुआ और फिर इसने यहाँ पे क्लोरीन का रेडिकल जनरेट करा दिया। अब क्लोरीन का रेडिकल फिर से जनरेट हो गया, तो अगला जो क्लोरीन का रेडिकल है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो फिर से मीथेन से जाके टकराए और मिथाइल रेडिकल बनाए, फिर मिथाइल रेडिकल आके क्लोरीन मॉलिक्यूल से टकरा के CH3Cl बनाए। तो CH3Cl एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का इस वेसल में इकट्ठा हो गया। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लोरीन के रेडिकल को नेक्स्ट नंबर पॉसिबिलिटी पे नया कोई मॉलिक्यूल उस वेसल में जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आ गया है, तो उसके पास एक नया मॉलिक्यूल दिखता है मिथाइल क्लोराइड का, जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है और ये मीथेन से अलग है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्लोरीन का रेडिकल जो जनरेट हुआ है वो कार्बन हाइड्रोजन के इस CH3Cl के बॉन्ड को होमोलिसिस अगर कराता है तो यहां से H का रेडिकल जनरेट होगा और ये H का रेडिकल फिर से Cl के रेडिकल से मिलके बच्चों क्या बना देगा, HCl। और साथ में जो नया रेडिकल जनरेट हुआ वो रेडिकल क्या होगा, CH2। यहां देखिए CH2 बचेगा, एक Cl इस पे रहेगा और कार्बन के ऊपर एक रेडिकल। तो नया रेडिकल जो बनके तैयार हुआ वो है बच्चों CH2Cl। इस CH2Cl के रेडिकल को अगर फिर से क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिल जाए, CH2Cl के रेडिकल को अगर फिर से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिल जाए तो ये फिर इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल का होमोलिसिस कराएगा और इस होमोलिसिस के बाद फिर जो क्लोरीन का रेडिकल यहां जनरेट होगा वो इसके रेडिकल से इलेक्ट्रॉन शेयर करके देखिए क्या बना दे रहा है, CH2Cl2, और एक क्लोरीन का नया रेडिकल फिर से यहां पे जनरेट हो जाएगा। आप इस बात को गौर करेंगे, जितनी भी चेन प्रोपेगेशन की स्टेप है सब में प्रोडक्ट में एक रेडिकल बन रहा है। क्लोरीन का रेडिकल फिर बन के तैयार। क्लोरीन के रेडिकल के पास अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो मीथेन से टकराए तो मिथाइल क्लोराइड बनाए, उसी वेसल में एक नया मॉलिक्यूल आ गया था CH3Cl, उससे टकरा के अगर देख रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है CH2Cl2। अब क्या कोई नई पॉसिबिलिटी है, क्या कोई नया मॉलिक्यूल है इस वेसल में जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आया है? जी हाँ, अब एक नया मॉलिक्यूल इस वेसल में आ चुका है। कौन? तो CH2Cl2। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल है वो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के साथ इस CH2Cl2 के मॉलिक्यूल से टकराएगा और इसका ये CH का बॉन्ड होमोलिसिस करके फिर से एक नया रेडिकल बनाएगा, CHCl2 का रेडिकल, और यहां से जो H रेडिकल निकला वो Cl रेडिकल से कंबाइन करके HCl का मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या ये CHCl2 रेडिकल कहां जाके फिर मिलने वाला है? आपको समझ में आ रहा है? ये फिर जाके क्लोरीन के मॉलिक्यूल से टकराएगा और क्लोरीन के मॉलिक्यूल से टकरा के इसकी होमोलिसिस को कॉज करेगा और फिर इसके बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा बच्चों CH। यहां से जो एक Cl का रेडिकल निकला, एक और Cl का रेडिकल निकला, तो ये Cl का रेडिकल अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो CH के साथ एक और Cl रेडिकल आ गया तो बन जाएगा बच्चों CHCl3 और साथ में निकला Cl रेडिकल। अब इस Cl रेडिकल को टकराने के लिए एक नया ऑप्शन मिल रहा है, नया मॉलिक्यूल बनके तैयार है CHCl3। अब ये CHCl3 के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर टकराता है, CHCl3 के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से टकराता है तो फिर ये एक नई पॉसिबिलिटी जनरेट करेगा। ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करेगा बच्चों। H का रेडिकल जो आया वो Cl के रेडिकल के साथ कंबाइन करके HCl का बाई प्रोडक्ट बनाएगा और एक नया रेडिकल जनरेट हो गया CCl3 का रेडिकल। अब इस CCl3 के रेडिकल को फिर क्या चाहिए? इस CCl3 के रेडिकल को फिर से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल चाहिए। ये CCl3 का रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल से CCl3 का रेडिकल फिर से अगर क्लोरीन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराता है तो इसका होमोलिसिस कॉज करेगा। यहां जो एक नया Cl का रेडिकल मिलेगा वो CCl3 के रेडिकल से कंबाइन करके CCl4 का मॉलिक्यूल बना देगा और साथ में फिर से Cl का रेडिकल निकलेगा।
तो बच्चों इसमें सारी पॉसिबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो ऊपर हम लोगों ने लिखे थे वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस वेसल में बन गए हैं। अगर आप इनको एक साथ शीट अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 प्रोडक्ट दिखाए थे, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। आप देखें इसमें सारे प्रोडक्ट एक एक करके बन के तैयार हुए हैं। पहले CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 और लास्ट में बन गया है CCl4। सारे वो प्रोडक्ट जो वेसल में यहाँ दिख रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट इस चेन प्रोपेगेशन के स्टेप में बनते जाते हैं। और क्या ये रिएक्शन अनंत समय के लिए चलेगा? नहीं, ये चेन टर्मिनेट भी होती है, इस चेन के खत्म होने के चांस भी होते हैं। और खत्म होने के चांस क्या होंगे? देखिए चेन बढ़ाने का चांस क्या था? हर स्टेप में अगर आप ध्यान देंगे तो चेन प्रोपेगेट करने वाले में हर स्टेप में एक रेडिकल बन रहा है। यहाँ एक रेडिकल बना, यहाँ एक रेडिकल बना, यहाँ एक रेडिकल बना, यहाँ एक रेडिकल बना, मतलब वो रेडिकल बनते जा रहा है और रिएक्शन को आगे बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो अगर इस रिएक्शन को रुकना है तो इसकी चेन को टर्मिनेट होना पड़ेगा, चेन को रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्टेप होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप का मतलब क्या? अब ये रिएक्शन और आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे रुक जाएगा। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होना है बच्चों कि कोई भी 2 रेडिकल आप मिला दीजिए, कोई भी 2 रेडिकल, जैसे CH3 का रेडिकल बना था और Cl का रेडिकल बना था। ये दोनों रेडिकल एक दूसरे के आमने सामने अगर आ गए तो ये मिलके बना देंगे CH3Cl और ये चेन यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगी। अब ये चेन प्रोपेगेट नहीं करेगी। इसी प्रकार से मान लीजिए मिथाइल के कई रेडिकल अगर बने थे तो मिथाइल का रेडिकल अगर मिथाइल के रेडिकल से बन जाए, मिल जाए, तो क्या बना देगा बच्चों? CH3 का मॉलिक्यूल बना देगा। अगर आप देखेंगे तो CH3 इस वेसल में पहले एज ए प्रोडक्ट कहीं नहीं बना है, ये चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में यहाँ पे इथेन बन के दिख रहा है। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज हाइड्रोकार्बन चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखेंगे वो यही है कि आप हाउ यू कैन एक्सप्लेन कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथेन इन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो ये रिएक्शन जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों वो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन है। मीथेन का क्लोरिनेशन कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप मीथेन को हम लोग क्लोरिनेट करा रहे हैं और ये सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो दीज आर द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप पे बस आपको 2 रेडिकल को एक दूसरे से मिला के दिखा देना है। कोई भी 2 रेडिकल इसमें जो वेसल में बने हैं वो अगर आपस में मिल जाएंगे तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन रिएक्शन। इसमें अगर हम लोग रेट कंपेयर करते हैं बच्चों, रेट अगर कंपेयर करें तो रेट ऑफ हेलोजिनेशन, ये 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक हेलोजन और दूसरा एल्कीन। तो रेट ऑफ हेलोजिनेशन में क्या है, कार्बन के साथ हेलोजन का बॉन्ड जितना छोटा बनेगा उतना मजबूत बनेगा, रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनेगा, सबसे स्टेबल, उसके बाद क्लोरीन के साथ, उसके बाद ब्रोमीन के साथ, और सबसे बड़ा और सबसे अनस्टेबल बॉन्ड आयोडीन के साथ बनेगा। तो जितना छोटा बॉन्ड, जितना मजबूत बॉन्ड, उतना तेजी से वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो फ्लोरिनेशन सबसे ज्यादा होता है अच्छे से, मतलब फ्लोरिनेशन तो इतना तेज होता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और ये एक्सप्लोजन कॉज करता है। इसीलिए फ्लोरिनेशन को हम लोग नहीं कराते। क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन और बढ़िया होता है, लेकिन फ्लोरिनेशन की अपेक्षा क्लोरिनेशन कम, उसके बाद ब्रोमिनेशन कम, आयोडीनेशन सबसे कम होता है। आयोडीनेशन में एक चीज और बुराई होती है बच्चों आयोडीनेशन में, कि अगर हम लोग इसको देखें तो मीथेन से अगर आप आयोडीनेशन बनवाते हैं, आयोडीनेशन करवाते हैं, तो क्या होगा, मीथेन I2 से रिएक्ट करेगा, Cl2 की जगह I2 लेना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ HNu। और यहाँ एक सिंपलेस्ट रिएक्शन अगर हम कराएं तो CH3I बनेगा और HI बन जाएगा। अच्छा, ये जो HI है इसमें आयोडाइड आयन होगा। आयोडाइड आयन सारे हैलाइड्स में सबसे बड़ा होता है, और आयन जितना बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस उतना आसानी से कर देगा। इलेक्ट्रॉन लॉस, उसका अपना इलेक्ट्रॉन लॉस, बड़ा आयन होगा आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे बड़ा है आयोडाइड। ये इलेक्ट्रॉन लॉस आसानी से करेगा,
इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है आसानी से। इलेक्ट्रॉन लॉस इज नोन एज सेल्फ ऑक्सीडेशन। और ये कैसे बिहेव कर सकता है बच्चों? ये एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव कर सकता है। तो HI जो बन रहा है, जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स बनते हैं, HF, HCl, HBr, HI इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये CH3I को रिड्यूस करके, अगर आप CH3I से CH4 देखें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन आपको दिखेगा, या 3 हाइड्रोजन है या 4 हाइड्रोजन है, तो इसको रिड्यूस करके ये पीछे चला जा सकता है। और आगे जो बना है बच्चों HI, वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट मिथाइल आयोडाइड को पीछे पहुंचा देगा, फिर से कहेगा चलो मीथेन में, इसको रिड्यूस कर देगा तो मिथाइल आयोडाइड जो प्रोडक्ट में बना था वो फिर से पीछे चला जाएगा और रिएक्शन में एक हाई ग्रेड की रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और जब मिथाइल आयोडाइड फिर से मीथेन में पहुंच गया तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट का जो हमको यील्ड होगा, प्रोडक्ट का जो हमको गेन होगा मिथाइल आयोडाइड का, बना तो था लेकिन HI ने उसको फिर से रिड्यूस करके पीछे पहुंचा दिया। तो इसी कारण से ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है और इसकी यील्ड मिथाइल आयोडाइड की बहुत ही पुअर होती है, क्योंकि मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूसिंग एजेंट HI रिड्यूस करके फिर से मीथेन में बदल सकता है। तो अगर कोई कहे कि भाई हमको इस रिएक्शन में यील्ड अच्छी करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी रिवर्सिबिलिटी को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको रिड्यूस होने से बचाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? इस रिड्यूसिंग एजेंट HI को हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दें। इसमें प्रमुख रूप से हम लोग यूज करते हैं HiO3, हाइड्रायोडिक एसिड, या HNO3। ये इस HI को ऑक्सीडाइज करके I2 में बदल देता है। तो HiO3 और HNO3 के एक्शन से I2 में बदल जाएगा, जिससे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का जो एक्शन है वो नहीं दे पाएगा, रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी रुक जाएगी, और रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी रुक जाएगी तो मिथाइल आयोडाइड खूब बढ़िया से बन के तैयार होगा। और यहाँ जो I2 एज ए प्रोडक्ट बन रहा है ये रिएक्टेंट में यूज भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आयोडिनेशन ऑफ मीथेन को रिवर्सिबिलिटी से बचा के HI के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या HNO3 यूज करके HI को I2 में कन्वर्ट करके मिथाइल आयोडाइड की यील्ड बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये था आपके पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। और चूंकि रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये 3 डिग्री का कार्बन जो है, या 3 डिग्री का रेडिकल वाला कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला। हैलोजिनेशन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है 3 डिग्री का कार्बन जिसपे हाइड्रोजन हो, उसके बाद 2 डिग्री का कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री का कार्बन। तो दिस इज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन रिएक्शन बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से पूरा मैकेनिज्म खूब बढ़िया से देख लीजिएगा बच्चों। इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अगला रिएक्शन आता है हम लोग के लिए कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन क्या है? जलाना, किसी भी चीज को जलाना, कंबस्चन रिएक्शन। तो कंबस्चन रिएक्शन में अगर हम लोग करेंगे बच्चों, तो कंबस्चन रिएक्शन में किसी भी एल्केन के कंबस्चन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। कंप्लीट कंबस्चन ऑफ एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या? हमने जरूर आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ये जनरल फॉर्मूला दिया होगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबस्चन का एक फॉर्मूला होता है CXHY। हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो कुछ होता नहीं है। कार्बन X अमाउंट में है, हाइड्रोजन Y अमाउंट में है, और फिर उसको पूरी तरह से जलाने के लिए आप देते हैं X प्लस Y/4 ऑफ O2 गैस, X प्लस Y/4 ऑफ O2 गैस। इसको 4 ऐसे लिख दिया जाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। X प्लस Y/4 ऑफ O2 गैस, और जब ये जलता है तो X अमाउंट ऑफ CO2 बनता है और Y/2 अमाउंट ऑफ H2O का गैसीय स्टेट बनता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आपको जलाने का कंबस्चन का रिएक्शन लिखना है तो इसी जनरल इक्वेशन से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे मीथेन के कंबस्चन का रिएक्शन लिखना है, तो मीथेन के कंबस्चन में X की वैल्यू कितनी होगी? कार्बन के नीचे X लिखा होता है तो X की वैल्यू 1 है, और Y की वैल्यू जो है, कार्बन के नीचे 4 लिखा है तो Y की वैल्यू जो है वो 4 है, मीथेन। तो
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई बाई 4 में मैंने x की जगह 1 रख दिया, y की जगह मैंने 4 रख दिया, डिवाइड कर दिया बाई 4 से, और ये O2। आगे बढ़े तो x CO2, x की वैल्यू 1 है तो 1 CO2 हो जाएगा। फिर y बाई 2, y की वैल्यू 4 है तो 2H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 4 बाई 4 बाई 1 प्लस 4 बाई 4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2O2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको 2O2। तो ये एकदम मीथेन के कंप्लीट कंबस्टन का बैलेंस रिएक्शन है। अगर हम एक और आपके सामने लेके चलें, मान लीजिए मैंने एल्केन न लेके मान लीजिए मैंने बेंजीन ले लिया, C6H6, C6H6 इज बेंजीन। कोई कहता है आपको बेंजीन के कंप्लीट कंबस्टन का रिएक्शन लिखना है, तो X की किसी भी हाइड्रोकार्बन पे लगता है बच्चों, किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला रखिए, ये इक्वेशन लगाइए, उसके कंप्लीट कंबस्टन का बैलेंस इक्वेशन आपको मिल जाएगा। X की वैल्यू 6 और Y की वैल्यू भी 6। वैल्यू पुटअप कीजिए आप यहाँ पे, 6 प्लस 6 बाई 4, फिर आगे ये O2 कर देंगे इसको हम लोग। प्रोडक्ट साइड में XCO2 मतलब 6 CO2 आ जाएगा, और y बाई 2 मतलब 3 H2 आ जाएगा। अब यहाँ 6 प्लस 6 बाई 4 को सॉल्व किया जाए तो 6 प्लस 6 बाई 4 को जब सॉल्व कर रहे हैं बच्चों तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें 12 और 3 15, तो ये 15 बाई 2 आपको आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको 15 बाई 2 आता हुआ नजर आ रहा है, 15 बाई 2O2 गैस। ऐसे ही देखेंगे तो ये बैलेंस है, या तो पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। 2C6H6 प्लस 15O2 गैस गिव 12CO2 गैस प्लस 6H2O। आप देखेंगे इसको, ये बैलेंस होगा। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, 15 2 जा 30 ऑक्सीजन इधर दिख रहा है, 12 2 जा 24 और 6 30 ऑक्सीजन। तो सारा इसमें आपको बैलेंस मिलेगा। इस प्रकार से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का बैलेंस कंप्लीट कंबस्टन का रिएक्शन लिख सकते हैं बच्चों। अब आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शन ऐसे आते हैं जो हाइड्रोकार्बन के कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के कुछ रिएक्शन होते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के रिएक्शन एक तरह से कहिए तो आपको याद रखने चाहिए। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के रिएक्शन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के रिएक्शन आपको बच्चों याद होने चाहिए। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का रिएक्शन सीधे सीधे आप एनसीईआरटी से भी इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। पहला रिएक्शन है, मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं और कैटलिस्ट के रूप में आप यूज कर लें कॉपर, और टेम्परेचर लगभग दे दीजिए आप 523 केल्विन और प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर का। ये कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। वैसे ऐसे सवाल जल्दी आते नहीं हैं, आप याद कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते। तो ये बनके मिथेनॉल तैयार हो गया। मीथेन से मिथेनॉल इस रिएक्शन से बन गया। अगला रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो मीथेन का रिएक्शन O2 से अगर आप कर दीजिए, CH4 का रिएक्शन O2 गैस से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है बच्चों मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। मॉलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड भी हम इसको बोल सकते हैं, MO2O3। ये कैटलिस्ट के रूप में यूज हुआ, थोड़ा हीट करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, और साथ में निकलता है वाटर। एक और रिएक्शन है इसके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का, एक और रिएक्शन है बच्चों जिसमें हम लोग ईथेन से, ईथेन का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर कराते हैं किसके प्रेजेंस में, तो मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में। मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में अगर आप मैंगनीज एसीटेट के प्रेजेंस में इथेन का अगर आप कंप्लीट कंबस्टन कराते हैं तो इससे इथेनोइक एसिड बन के तैयार होता है। इथेनोइक एसिड बन के तैयार होता है और साथ में वाटर भी निकलता है।
तो ये बच्चों ये रिएक्शन है, आप अपनी फेयर कॉपी में इसको जरूर लिख लें और ये याद कर लेंगे आप, तो आपको थोड़ी मदद भी इससे मिल जाएगी। ये कभी कभी कन्वर्जन में आ जाएगा, जैसे इथेन को दे दिया आपको टीचर ने, इथेन को इथेनोइक एसिड से कन्वर्ट करो, इथेन को इथेनोइक एसिड से इस रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और है कि अगर टर्शरी हाइड्रोजन है तो उसके लिए एक केस आपको दिखाते हैं। वैसे तो टर्शरी हाइड्रोजन वाला ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये टर्शरी हाइड्रोजन वाला कार्बन जो है ये जल्दी ऑक्सीजन को नहीं कराना पसंद करता है, ये ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा कहिए तो रेजिस्ट करता है। इसको KMnO4 के प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीडाइज कराएंगे तो इससे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग आइसोब्यूटेन से, ये प्रोडक्ट जो है ये रिएक्टेंट आइसोब्यूटेन, इससे हम लोग टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल बना रहे हैं। तो ठीक है, ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हाँ याद कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए अच्छा होगा। अगला रिएक्शन है बच्चों आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन एक बहुत ही साधारण सा रिएक्शन माना जाता है। आइसोमराइजेशन में ऐसा कोई बहुत याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा आप रिएजेंट याद कर लीजिए। आइसो स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आप एक एल्केन ले लिए, आपने मान लीजिए नॉर्मल ब्यूटेन ही ले लिया, नॉर्मल ब्यूटेन लेके बस आप इसका एक रिएजेंट याद रखिए। रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 और उसके साथ में HCl। एनहाइड्रस AlCl3 और HCl जब मिलेगा साथ में तो ये बना देता है आइसोब्यूटेन, ये बना देता है आइसोब्यूटेन। मतलब बस आइसोमर आपको चेन आइसोमर बना देना है, कोई भी चेन आइसोमर, जी हाँ कोई भी चेन आइसोमर एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में बन जाता है। मतलब चेन आइसोमराइजेशन जो है ये एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में होता है। जैसे मान लीजिए हमने अब ये नॉर्मल पेंटेन ले लिया और इसको उसी एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में हम लोगों ने ट्रीट कर दिया। तो इसका जितना आइसोमर आप बना सकते हैं, इसका एक आप बना दीजिए आइसोपेंटेन बना दीजिए, दूसरा अगर आपको है तो एक नियोपेंटेन भी बना दीजिए। मतलब चेन आइसोमर आपको बनाना है एज इट इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में नहीं आता है। हाँ, ये जो अगला रिएक्शन हम करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी अल्केन जिसमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन हो, ऐसा कोई भी अल्केन जिसमें 6 या 6 से ज्यादा कार्बन हो, ये एरोमेटाइज होता है बेंजीन और बेंजीन के जैसे अदर उसके डेरिवेटिव को बनाता है और रिएक्शन का नाम है बच्चों एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में वो हम एल्केन लेंगे जिसके पास 6 या 6 से ज्यादा कार्बन है। जैसे मान लीजिए हमने एक एल्केन इस तरह से आपके सामने बना दिया, 3, 4, 5 और 6, इसके पास 6 कार्बन है। इसको आप ट्रीट कर दीजिए क्रोमियम ऑक्साइड से या वेनेडियम पेंटॉक्साइड से। टेम्परेचर लगभग रहेगा 7733 केल्विन और प्रेशर भी हाई रहता है 10 से 20 एटमॉस्फेयर के बीच में। और ये यहाँ पे सीधे सीधे बेंजीन बना लेता है, 6 कार्बन वाला बेंजीन बना लेता है। हाइड्रोजन को लॉस करके ये 6 कार्बन वाला बेंजीन बना लेता है। तो एन हेक्सेन से बेंजीन बनाने का ये एक अच्छा रिएक्शन है। एन हेक्सेन से
बेंजीन इस रिएक्शन के द्वारा बन जाता है। एन हेक्सेन से बेंजीन इस रिएक्शन के द्वारा बन जाता है। अगर आपने नॉर्मल हेप्टेन ले रखा है, हेप्टेन जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 7 कार्बन, देखिए इसको 7 कार्बन हम ऐसे बना दे रहे हैं, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 और ये 7 कार्बन, ये नॉर्मल हेप्टेन हो गया। इसी कंडीशन में इसको भी ले आइए, Cr2O3 या वेनेडियम पेंटॉक्साइड को 1 लिख दीजिए। टेम्परेचर लगभग यही 773 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ये भी बेंजीन की रिंग के जैसा बना देगा, एरोमेटाइज हो जाएगा बेंजीन की रिंग 6 कार्बन से, और ये जो 7वां वाला कार्बन है ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएगा टॉल्वीन। ये इस बार के जेई मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन था, एन हेप्टेन से टॉल्वीन एक स्टेप रिएक्शन में ये कंपाउंड बनते हुए वहां पे दिख रहा था। तो ये हो गया बच्चों एरोमेटाइजेशन का रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन जरूर याद करें, इसमें 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एन हेक्सेन से बेंजीन और नॉर्मल हेप्टेन, इसमें कोई ब्रांचिंग वांचिंग नहीं है इस चेन में हेप्टेन की, इससे आप टॉल्वीन बना रहे हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। एरोमेटाइजेशन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, आइसोमराइजेशन पे भी शॉर्ट नोट दे सकते हैं टीचर आपके। अब उसके बाद रिएक्शन विद स्टीम अगर हम लोग करते हैं, तो रिएक्शन विद स्टीम जितने भी हाइड्रोकार्बन्स तो नहीं, हम लोग कहें अल्केन्स कह लें, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड ही माना जाता है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीथेन के साथ अगर आप स्टीम को ट्रीट करें, और स्टीम का ट्रीटमेंट मीथेन के साथ कीजिए, निकल और हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लगभग 1200 केल्विन के आसपास लिया जाता है, तो इसमें CO प्लस 3H2 ये गैस का सिंथेसिस हो जाता है। हाइड्रोजन गैस इससे बनती है, इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। लास्ट रिएक्शन है बच्चों पायरोलिसिस। पायरोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी बड़े हाइड्रोकार्बन को, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया बड़े एल्केन को C6H14, C6H14 को जब आप जलाएंगे तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देता, तो इसको आप तोड़ लीजिए, इसको आप पायरोलाइज कर लीजिए, हीट के प्रेजेंस में आप इसको तोड़ लीजिए, तो ये टूट के कई छोटी पॉसिबिलिटी में जाता है। इसको लगभग 773 केल्विन पे जब हीट किया जाएगा तो ये कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टर्न हो जाता है। या तो ये इस तरह से टूटा तो C6H12 के साथ H2 बना दे, और इसकी पॉसिबिलिटी, छोटी पॉसिबिलिटी में C4H8 के साथ ये C2H6 बना दे, C3H6 के साथ ये अपना और टूटे तो C2H4 प्लस मीथेन बना दे। तो आप कहते सर इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हम तोड़ेंगे और कैसे तोड़ेंगे? तो कहने का मतलब बस इतना है कि रिएक्शन में एटम कंजर्व होने चाहिए, बड़े वाले को आप तोड़िए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक एल्केन लेते हैं हम C20H42, ये एक बड़ा एल्केन है, इसको अगर हम हाई टेम्परेचर देके तोड़ते हैं तो हमको बस ये रखना ये एटम्स हमारे कंजर्व रहें और छोटे एल्केन में हम इसको दिखा पाए। चलिए हम आपके लिए दिखाते हैं। सपोज कीजिए हमने इसको एक तोड़ दिया C5H12 में, फिर हमने इसको तोड़ दिया C5H10 में, 5 कार्बन यूज कर लिए, फिर हमने इसको तोड़ दिया C4H8 में। छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बनाते जाइए, तो कितने कार्बन हमने यूज कर लिए? 5, 5, 10, 4, 14। फिर हमने इसको तोड़ दिया C3H8 में, कितने कार्बन यूज कर लिए? 5, 5, 10, 4, 14 और 3, 17। फिर आप इसको तोड़ दीजिए C2H6 में, और फिर एक दिखा दीजिए मीथेन। हाँ, हाइड्रोजन जरूर मेंटेन होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन कहीं मेंटेन नहीं है तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। दिखाते समय बस ये करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कई बनने की होती है।
हमारे पास का कोई आइडिया नहीं है, बस इतना है कि बैलेंस रिएक्शन आपको लिखना चाहिए। देखें हाइड्रोजन कितने यूज हुए, 12 और 10, यहाँ पे हो गया 22 और 8 हो गया आपके लिए, 22 और 8 हो गया आपको 30, 38, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गया। ये मैनर सही नहीं है क्योंकि हमको 42 ही चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये इतना बड़े मेथड में जाके फिर हम लोग फंस जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, C4H8, फिर आप इसको कर दीजिए C5H10, फिर एक दीजिए C5H12। कितना हो गया, 5 5 10 और 4 14 कार्बन यूज हो गया, 12 और 10 22 और 8 ये हमारा यूज हो गया 30 हाइड्रोजन। अब इसको आप दे दीजिए C4H8, 5 5 10 4 14 18 ये हो गया, और ये आपका यूज हो गया हाइड्रोजन, कितना यूज हो गया, 38 हाइड्रोजन यूज हो गया, 38 हाइड्रोजन यूज हो गया। अब आप इसको दे दीजिए, कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो C2H4। देखिए अब आप देखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। दिस इज पायरोलिसिस रिएक्शन। किसी बड़े एल्केन को तोड़ के छोटे छोटे एल्केन्स में बदलना, ये पायरोलिसिस का रिएक्शन कहलाता है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन और आइसोमराइजेशन एरोमेटाइजेशन का शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो रिएक्शन दिया गया है आइसोमराइजेशन एरोमेटाइजेशन में, इसी को आप वर्ड्स में करके लिख के दे दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच बच्चों।